हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। लेकिन क्लास को शुरू होने से पहले यूपी टेट के अभ्यर्थियों को कुछ ज़रूरी जानकारी बता देते हैं। आप लोगों की एडमिट कार्ड निकालने के लिए जो साइट है वो एक्टिव हो चुकी है, इसलिए आप सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। साइट एक्टिव हो चुकी है और अपने अपने उसमें रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सभी चीज़ें अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई गड़बड़ ना हो। तो चलिए लेखपाल स्पेशल आज की क्लास को शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मंसूरपुर व नवाबगंज, नोएडा व साहिबाबाद, बरेली व रामपुर, चुर्क व डल्ला। तो उत्तर प्रदेश में जहां सीमेंट के कारखाने स्थित हैं वो आपका चुर्क व डल्ला, ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में है। ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में है और इनके अलावा दादरा और रायबरेली में भी सीमेंट के कारखाने हैं। तो अगर आप लोगों को इन ऑप्शन के अलावा भी कोई ऑप्शन मिल जाए तो आप लोग घबराइएगा नहीं। इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर? कुशीनगर, गढ़मुक्तेश्वर, सारनाथ या फिर श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने जहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था वो कुशीनगर स्थान है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर प्रश्न से 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसलिए सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने अपने नोट्स बनाते चलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में या फिर कर्क रेखा के उत्तर में। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यह आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर कर्क रेखा से पूछा जाए तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया? संविधान की आत्मा किसको कहा गया? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय ध्वज या फिर प्रस्तावना। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। यह आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावना में संविधान का पूरा सार दिया गया है, इसलिए इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का पूरा सार ये प्रस्तावना में दिया गया है। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर 5वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। यह आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बता देते हैं पहला स्थान है राजस्थान का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। तो ये 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको जो बताया गया है वो भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान किस नंबर पर है, तो ये आपको फर्स्ट नंबर पे बता देना है। तो चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया? किस वर्ष मनरेगा को प्रारंभ किया गया? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। तो उत्तर प्रदेश में ये 2006 में प्रारंभ किया गया। ये आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगस्त 2005 में नरेगा
इसको पारित किया गया है और 2 फरवरी 2006 को इसको लागू कर दिया गया है। इसके बाद में 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसकी डिटेल बता दी गई है। 2 अक्टूबर 2009 में गांधी जी के जयंती के दिन इनका नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया है। इसका फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका जो पूरा नाम है वो है, इसको लिख लीजिएगा आप सभी लोग। ये इसका पूरा नाम आपके सामने लिख दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपने नोट्स जरूर बनाते चलें और वीडियो को अंत तक देखें। निम्नलिखित में किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? किस समिति ने? स्वर्ण सिंह समिति, राघवन समिति, मल्होत्रा समिति या फिर नरसिंघन समिति? तो मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 1976 में गठित समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 1976 में ये गठित हुई थी। चलिए आगे बढ़ने पर, केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा केसर कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज्यादा केसर जम्मू कश्मीर में होता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे ज्यादा महंगा होने की वजह से इसका नाम रेड गोल्ड दिया गया है, क्योंकि ये बेहद महंगा होता है। और ये क्यों महंगा होता है वो भी आपको बता दें, क्योंकि इसके एक फूल में केवल 3 धागे निकलते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा महंगा है। और आपको बाकी का भी बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा मसाले केरल में ही होते हैं, और उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है। गेहूँ, चावल, मक्का ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रश्न आपका कह रहा है कि केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो जम्मू कश्मीर में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिंघों की आकृति वाला राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? सिंघों की आकृति वाला जो अपना राजकीय चिन्ह है, अशोक चिन्ह, राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह, ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? आगरा, मेरठ, सारनाथ या फिर कुशीनगर? तो ये सारनाथ में स्थित है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अशोक चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारा राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया, तो वो 26 जनवरी 1950। और इसमें क्या क्या है? तो इसमें 4 शेर, एक गोलाकार आधार, एक घोड़ा, एक हाथी, एक सांड, इस तरह के इसमें एक चक्र, कई चीजें दी गई हैं। तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने आगरा को अपनी उपराजधानी बनाया था? किस शासक ने आगरा को? तैमूर लंग, बहलोल लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर सिकंदर लोदी? तो आगरा को अपनी उपराजधानी ये सिकंदर लोदी ने बनाया था। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने 1504 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, 1504 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, कही गई है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, बटुकेश्वर दत्त? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा कही गई हैं। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये एक क्रांतिकारी थे। इनका नाम मैनपुरी और काकोरी कांड के बाद ज़्यादा चर्चा में आया और इनको 30 वर्ष की उम्र में ही गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई इनको।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाले नगर में नगर पालिका का गठन होता है? जहाँ पर कितनी तक आबादी हो वहाँ नगर पालिका बनती है, तो वो आबादी कितनी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? 40,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक या फिर 10,000 से अधिक? तो जब 20,000 से अधिक आबादी होती है तो वहाँ पर नगर पालिका का गठन होता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी से मिलता एक और प्रश्न आपको बता देते हैं। जब आबादी 5 लाख के ऊपर हो तब क्या किसका गठन होता है? तब नगर निगम का गठन होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए नगर निगम का गठन कब होता है, तो आप बता दीजिएगा जब आबादी 5 लाख से ऊपर हो, और जब आबादी 20,000 से ऊपर हो तो नगर पालिका का गठन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा बांध बिजनौर के निकट है? बिजनौर के निकट पूछा गया है कौन सा बांध है? कन्हार बांध, माता टीला बांध, रामगंगा बांध या फिर मूसा कहंद बांध? बिजनौर के निकट जो बांध है वो रामगंगा बांध है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रामगंगा बांध ये बिजनौर के पास में है। और माता टीला बांध ये बेतवा नदी के ऊपर है। आपको बता देते हैं माता टीला बांध बेतवा नदी के ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश राज्य को पुरातन काल में किस नाम से जाना जाता था? पुराने समय में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? मध्य देश, पश्चिमी देश, पूर्वी देश या फिर उत्तरी देश? तो उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। अगर एग्जाम में पूछा जाए यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से किसको जाना जाता था, तो वो उत्तर प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई या फिर सूरत? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और अहमदाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो वो अहमद शाह अब्दानी के नाम पर। अहमद शाह अब्दानी के नाम पर अहमदाबाद का नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर कोच्चि? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जवाहरलाल नेहरू या फिर नावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। नावा शेवा और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को ही कहा जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध कृष्णा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी या फिर सतलज नदी? जवाहर सागर बांध ये चंबल नदी के ऊपर स्थित है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका निर्माण 1962 से 1963 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड बेलेजली? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने की है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हीं के समय में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ मैसूर युद्ध ये लॉर्ड बेलेजली के समय में ही हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई। 10 जुलाई 1800। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? प्रथम कृषक आंदोलन बारदोली, दांडी, चंपारण या फिर वर्धा में?
तो गांधी जी के द्वारा जो प्रथम कृषक आंदोलन था वो चंपारण में हुआ था। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रथम कृषक आंदोलन हुआ था वो चंपारण से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड हार्डिंग? तो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। भारत के पहले वायसराय बने। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, 1858 में बने थे। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड बेबल? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मुंबई में, सूरत में, पंजाब में या फिर मद्रास में? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 1613 में स्थापित की थी। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी सूरत में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी? भारत की सबसे बड़ी नदी ये गोदावरी हो जाएगी। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगर आपको गोदावरी की जगह कहीं भी दक्षिण गंगा दिखे और आपको उसका आंसर गोदावरी लगाना है तो आप दक्षिण गंगा को लगा सकते हैं, क्योंकि गोदावरी को ही दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो संसार का सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। अमेरिका और एशिया को, तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए अमेरिका और एशिया को अलग करने वाला जो महासागर है वो कौन सा है, तो वो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोज, पंपास, पेरीज या फिर सवाना? तो जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं उनको कंपोज कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 21 दिसंबर 1946? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कहाँ हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में किस जगह पर? तो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। तो ये नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जो इस समय संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहलाता है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी सदस्य थे
स्थायी अध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, कटक, पटना या फिर भोपाल। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में स्थित है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कटक उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ़ या फिर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन ये सैयद अहमद खां ने चलाया था। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खां, और इन्होंने ये आंदोलन 1857 के विद्रोह के बाद चलाया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ये आंदोलन चलाया था, अलीगढ़ आंदोलन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत 2000 में, 1985 में, 1995 में या फिर 1990 में। तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत ये 1995 में हुई थी उत्तर प्रदेश में। यह आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? जो रेशम मकड़ियों के द्वारा उत्पादित होता है उसको क्या कहा जाता है? टसर रेशम, मूंगा रेशम, गौसमिर रेशम या फिर अहिंसा रेशम। तो जो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित होता है रेशम उसको गौसमिर रेशम कहा जाता है। यह आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टसर रेशम कहाँ होता है? तो वो झारखंड में होता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा टसर रेशम होता है। और रेशम का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो कर्नाटक में होता है। सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन कर्नाटक में होता है और टसर रेशम ये झारखंड में होता है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। सभी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल थे, इसलिए सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिएगा और अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।